हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 5 को, जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया की। इसको स्टार्ट करने से पहले, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत ही लिमिटेड चीजें होंगी अबाउट किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा क्यों, हम डिटेल स्टडी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिटेल स्टडी ऑफ किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया किस में आएंगी? चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ऑफ क्लास 11। तो मतलब अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 वो होगा प्लांट किंगडम, और उसके बाद जो आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 वो होगा पूरा का पूरा एनिमल किंगडम। तो इसीलिए यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को काफी ऊपर ऊपर से पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं किंगडम प्लांटेड, प्लांट किंगडम। आपने पहले ये चीज देख ली है कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को अगेन रिवाइज करते हैं। कितने कितने किंगडम में क्लासिफाई किया है? 5, दैट इज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो अब हम इसमें से पहले जो 3 किंगडम्स हैं हम उसकी डिटेल स्टडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब आज किसकी बारी है? प्लांट किंगडम। लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोग प्लांट और एनिमल किंगडम को बहुत ही शॉर्ट में पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे मैम क्यों शॉर्ट में पढ़ते हैं? इसके पहले वाले तो जो 3 किंगडम थे वो तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। तो शॉर्ट में पढ़ने का रीजन ये है कि अब जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट प्लांट किंगडम एंड चैप्टर नंबर 4 इज एवरीथिंग अबाउट एनिमल किंगडम। तो इसीलिए यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बहुत ही एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में, मतलब बहुत ही ऊपर से हम प्लांट और एनिमल किंगडम की स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्या पता लगता है, कितना पता होना चाहिए प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, आपको पहले से पता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म विद सेल्यूलोजिक सेल वॉल। तो आपको यहाँ से 3 बातें याद आ गई। क्या क्या बातें याद आ गई? नंबर 1 कि सेल टाइप कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक कि यूकैरियोटिक? तो आपका आंसर होगा मैम इट इज यूकैरियोटिक। सेकंड चीज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया? तो अगर ये आप खुद सोचो इसके अंदर क्लोरोफिल है, दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, तो मतलब कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ऑटोट्रोपिक। कैसा हो गया? ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक। एंड साथ में जो इसमें सेल वॉल होती है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। तो आपने एक पॉइंट से 3 बातें सीख ली। आगे देखते हैं, सम आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एग्जांपल ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप, और पैरासाइट, एग्जांपल कास्केटा। जनरली देखें तो 99% प्लांट्स जो होते हैं, इवन आई शुड से 99.9% प्लांट्स जो हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल एंड दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय ट्रैपिंग सनलाइट। और क्यों कर पाते हैं? बिकॉज उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, वैलिड बात। आप बोलोगे मैम ठीक है, एकदम सही। लेकिन कुछ 0.1% प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं। तो मतलब कैसे हो गए वो? उनको हम डालेंगे पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में? पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। अब आप खुद ही देख पा रहे हैं कि भाई इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मतलब वो किस पे फीड कर रहे हैं? वो इंसेक्ट्स पे फीड कर रहे हैं। आ गई आपको बात समझ? तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है? ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस ट्रैप आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, कोई रील्स में या किसी यूट्यूब शॉर्ट पे आपने डेफिनेटली देखा होगा कि एक ऐसे ग्रीन कलर का प्लांट होता है, उसके बहुत सारे ऐसे ब्रिसल्स होते हैं, और जैसे ही उसमें एक इंसेक्ट आके अंदर बैठता है वो यूं करके इस तरीके से कुछ उसकी लीव्स अपने आप को यूं क्लोज कर लेती हैं और इंसेक्ट को अपने अंदर रख लेती हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल हेटेरोट्रॉप और इंसेक्टिवोरस प्लांट। बाकी एक पैरासिटिक प्लांट होता है, दैट इज कस्क्यूटा, दैट इज कस्क्यूटा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है 99.9% प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ इंसेक्टिवोरस एंड such as insectivorous plants and parasitic plants. तो insectivorous के examples क्या हो गए? ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप, एंड पैरासिटिक के example हो गए, example हो गया कस्क्यूटा। Is that clear? Yes. ये देखो, ये बना हुआ है पिक्चर, वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लैडरवॉर्ट। देख पा रहे हैं ना आप? मैं इसकी बात कर रही थी। चलिए आगे देखते हैं। अब जो प्लांट किंगडम है उसको फर्दर क्या, जो प्लांट किंगडम है, किंगडम के आगे क्या होता है? किंगडम के आगे होता है फाइलम।
लेकिन फाइलम बोलते हैं हम लोग एनिमल किंगडम के केस में। अगर यहाँ पे प्लांट किंगडम है तो प्लांट किंगडम के फर्दर क्या होंगे, किंगडम के फर्दर क्या होते हैं, किंगडम के फर्दर होते हैं डिवीजन। क्या होते हैं फर्दर, डिवीजन, डिवीजन होते हैं। आ रही बात आपको समझ में, डिवीजन। तो डिवीजन, देयर आर 5 डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को फर्दर 5 डिविजन्स में डिवाइड किया है, और वो क्या क्या है। नंबर 1 होता है एल्गे, और इसका दूसरा नाम या तो हम बोल सकते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स या थैलोफाइटा। सेकेंड होता है ब्रायोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म। और अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे लेटेस्ट क्या है प्लांट किंगडम में, तो आप बोलोगे सबसे लेटेस्ट है एंजियोस्पर्म, बिकॉज ये वो प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर होते हैं, जिनमें फ्लावर होते हैं। तो फ्लावर वाले प्लांट्स कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ओके, आगे बात समझ। और एल्गे जो है वो सबसे लोएस्ट या सबसे बेसिक कैटेगरी है। मैं हमेशा इस चीज़ को ऐसे समझाती हूँ, मैं आपको भी एग्जांपल देना चाहूँगी कि अभी स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड्स एंड ये वो पता नहीं अभी क्या क्या चल रहा है, लेकिन अगर मैं आज से बहुत ज़्यादा नहीं, अगर मैं ऑलमोस्ट 20 या 22 ईयर्स पहले की भी बात करूँ, तो आपने देखा होगा एग्जिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ कीपैड फोन्स थे। इवन आपके घरों में जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक कीपैड फोन ही होता था। तो आप मान सकते हैं कि प्लांट किंगडम में जो ये एल्गे है, दीज आर द कीपैड फोन्स। मतलब ये बहुत ही पुरानी वेराइटी है, मतलब इन द सेंस इनमें जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, अगर फोन्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी है, और उनके में जो एडवांसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। those were the very basic models। समझ गए आप इस बात को। और अगर अब के टाइम पे जो फोन चल रहे हैं, फ्लिप फोन, ये फोन, वो फोन, तो दोज आर द एंजियोस्पर्म्स, एकदम एडवांस। तो सबसे ज्यादा एडवांस कौन है और सबसे अभी लीस्ट बेसिक मॉडल कौन है, तो ये वही बात हो गई। तो आपको क्या याद रखना है, आपको डिविजन ऑफ द प्लांट किंगडम नेम तो आपको लर्न रहना ही चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम बस इतना सा पढ़ के तो खत्म होगा नहीं है, तो आप इन पांचों को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखोगे, इनकी पूरी लाइफ साइकिल, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कब, कहाँ, कैसे, कहाँ सर्वाइव करते हैं, इनकी भी वेरियस सब क्लासेस, ये सब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज प्लांट किंगडम। अभी आपको सिर्फ इनके डिविजन्स के नेम लर्न होने चाहिए, और सबसे लीस्ट कौन, सबसे मॉडर्न कौन सा, मतलब सबसे एडवांस कौन सा है, और सबसे बेसिक कौन सा है। आगे देखें अगर हम प्लांटे इंक्लूड। अब प्लांटे इंक्लूड वो तो ठीक है, चलो हमने पढ़ लिया एल्गे, ब्रायोफाइट्स, उसके बाद में टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ये इनके वेरियस लाइफ साइकिल्स हैं। स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है, सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, गैमेटोफाइट जो होगा उस पर गैमेट्स बनेंगे, फिर उसके बाद में गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया क्या बनता है, जाइगोट बनेगा, देन जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम डेवलप होगा, फिर उससे बनेंगे स्पोर्स। तो मतलब कुछ डिप्लॉइड फेजेस आएंगे, कुछ हैप्लॉइड फेजेस आएंगे, किसी की साइकिल कंप्लीटली हैप्लॉइड होगी, किसी की कंप्लीटली डिप्लॉइड होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी हैप्लो डिप्लॉन्टिक साइकिल होगी। तो मतलब कि प्लांट किंगडम की डेप्थ में जो पढ़ाई होगी वो अगले चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी आपको ये जैसे साइकिल्स का आप ओवरव्यू ले सकते हैं, बाकी डिटेल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में हम करने वाले हैं। Plant include life cycle of plants has 2 phases, diploid sporophytic and haploid gametophytic. These phases alternate with each other. This phenomena is called alternation of generation. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है या बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन शो करते हैं। तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो शो करता है वो होते हैं प्लांट किंगडम। कौन होते हैं वो, प्लांट किंगडम। ये लिखा हुआ ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब क्या मतलब है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अगर मैं बात करूं ऑल्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑल्टर वर्ड का मतलब वो होता है नॉट कंटिन्यूस, बीच में कुछ चीज होगी फिर ब्रेक होगा, फिर होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर होगा, फिर ब्रेक होगा, एंड द साइकिल कंटिन्यूस लाइक दिस। इस टाइप का इस अल्टरनेशन का बेसिक मतलब यही होता है। तो अब यहाँ पे किस चीज का अल्टरनेशन हो रहा है, यहाँ पे जनरेशंस का अल्टरनेशन हो रहा है। तो किस तरीके से अल्टरनेशन हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीटली हैप्लॉइड है, तो मतलब ठीक है उनकी बॉडी होगी, हैप्लॉइड बनेगी, फिर ये हैप्लॉइड वाली जर्मिनेट करेगी और फिर जाइगोट वगैरह बनेगा और फिर वापस से ये बन जाएगा। ये तो चलो नॉर्मल एक साइकिल हो गई, सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड हो गई, इसमें कुछ भी दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, नहीं है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ डिप्लॉइड होती है, तो ये डिप्लॉइड होगा,
ये वापस से गैमेट जायगोट बनाएगा, गैमेट जायगोट बनेंगे और फिर वापस से डिप्लॉइड ही बन जाएगा। तो इनकी लाइफ साइकिल कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। चलो इनको भी कोई ऐसा इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन जो बीच की कैटेगरी है कुछ प्लांट्स की, अब आप बोलोगे मैम ये किस में होती, किस किस में है? तो अभी से मैं अगर आपको याद कराऊं तो जो एल्गे होता है उसमें होती है हैप्लॉइड साइकिल। जो हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें कौन सी होती है? उसमें होती है डिप्लॉइड साइकिल। अब कौन से रह गए? अब दो रह गए, दो डिवीजन। एक तो हमारा रह गया ब्रायोफाइटा और दूसरा हमारा रह गया टेरिडोफाइटा। उनमें जो लाइफ साइकिल होती है तो उसमें एक गैमेटोफाइट बनता है जो कि होता है हैप्लॉइड, जो कि क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट। और एक उसमें बनता है स्पोरोफाइट जो कि होता है डिप्लॉइड। तो मतलब कि इनकी लाइफ साइकिल में क्या हुआ? किसकी बात कर रही हूँ मैं? ये मैं दो की बात कर रही हूँ, दो डिवीजन, एक तो ब्रायोफाइटा और दूसरे टेरिडोफाइटा। तो आप अगर इनकी लाइफ साइकिल में देख रहे हो तो क्या हो रहा है? एक हैप्लॉइड फेज भी आ रहा है और एक डिप्लॉइड फेज भी आ रहा है। मतलब इनकी लाइफ में दो फेजेस आ रहे हैं। एक तो आ रहा है डिप्लॉइड फेज जो कि क्या है? स्पोरोफाइट, और दूसरा क्या है? हैप्लॉइड फेज जो क्या है? गैमेटोफाइट। तो अब जब लाइफ में दो फेजेस आ रहे हैं तो इनके बीच में एक अल्टरनेशन रहता है कि पहले आएगा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, फिर उससे बनेगा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से बन जाएगा गैमेटोफाइट। क्या बोला मैंने? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, उससे बनेगा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से जर्मिनेट होकर वापस से बन जाएगा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो एक ये जो जनरेशंस की हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाली साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इसीलिए इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये किसमें देखा जाता है? ये देखा जाता है स्पेसिफिकली प्लांट्स में। तो होप सो आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चैप्टर में जब डिटेल स्टडी करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करें अगर एनिमल्स की, अब हम स्टडी करते हैं एनिमल किंगडम की। तो अब एनिमल किंगडम अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए प्लांट किंगडम को इतना ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पता है कि एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, हेट्रोट्रॉपिक एंड यूकैरियोटिक। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है ना? कैसे आपको पता है? क्योंकि आपको पता है यूनिसेल्यूलर के लिए सिर्फ दो ही किंगडम स्पेसिफिक है। कौन कौन से? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। एनिमल्स आर ऑलवेज मल्टी सेल्यूलर। हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स कभी भी अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सम अदर आइदर प्लांट और एनिमल फॉर देयर फूड नीड्स। एंड लास्ट में यूकैरियोटिक। तो आपको पता है कि दे हैव अ प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एटसेट्रा, दैट इज व्हाई दे आर यूकैरियोटिक। तो आपको यहाँ से बहुत बेसिक पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि एनिमल्स आर मल्टीसेल्यूलर, हेट्रोट्रॉपिक एंड यूकैरियोटिक। आगे अगर हम देखें ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं पांचों किंगडम में, क्या क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। एनिमल्स ही एक ऐसा किंगडम है जिनकी सेल्स में कभी भी आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। बाकी चारों किंगडम में ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रेजेंट होती है? ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आ रही है आपको बात समझ? आगे देखते हैं, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड। तो सीधी बात है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये बात कैसे समझते हैं? या तो कोई वेजिटेरियन होता है तो वो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है और सीधे पेड़ों को खाता है, मतलब इन द सेंस प्लांट प्रोडक्ट्स को खा रहा है, आइदर देयर लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम और फ्लावर और एनीथिंग, ठीक है। ये तो हो गया कि डायरेक्टली। इनडायरेक्टली अगर बात करें तो मान लो आप नॉन वेजिटेरियन, आप चिकन खाते हैं, आपने खाया चिकन, तो वो जो चिकन है उसने क्या खाया था? अगर जो एक हैन थी उसने क्या खाया था? उसने तो वही खाए थे ना, उसने दाने ही खाए थे ना, सीड्स खाए थे ना। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आप प्लांट्स पे डिपेंड हो गए कि नहीं? अगर मुर्गे को दाने नहीं मिलते तो आपको मुर्गा नहीं मिलता, सीधी सी बात। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपनी फूड नीड्स के लिए किस पे डिपेंड है? आप डिपेंड है ओनली एंड ओनली प्लांट्स पे। इसीलिए आपको क्या बोला जाता है? आपको या मुझको, हम सबको क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉप्स। आगे देखेंगे अगर हम, they digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. अब ये वाली बात क्या है? They digest their food in an internal cavity. अब अगर जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 11th में पहले रहा करता था टॉपिक, अब सिलेबस से हटा दिया गया है, तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे तो उसमें हम क्या देखते थे कि हमारा जो पूरा GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इट इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर।
हॉलो ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स हैं उसमें सारे, ठीक है, जिसके अंदर खाना डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है. दीज आर द वेरियस टर्म्स which used to be explained in the chapter digestion and absorption. बट अब वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं रहा है, काफ़ी दुख की बात है ये, ठीक है. लेकिन ठीक है, जो है वो पढ़ेंगे. तो इसलिए ये बात लिखी हुई है कि दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी. तो इंटरनल कैविटी इज द स्टमक. ओके, तो स्टमक जो होता है उसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन वाला पार्ट होता है. फिर थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, दैट इज किसमें, जो हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट है. बाकी इनिशियल कहाँ स्टार्ट हो जाता है, इनिशियल हमारी ओरल कैविटी में, माउथ वाले पार्ट में, माउथ के बाद जो ये कैविटी होती है इसमें स्टार्ट हो जाता है, ओरल कैविटी में. तो यहाँ पे इसीलिए ये लाइन मेंशन है कि दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी. कैविटी मीन्स अ ब्लैंक स्पेस, हॉलो स्पेस, एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट. पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात समझाई थी, आज फिर से समझाती हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि अभी आपने एक प्रॉपर मील लिया, ठीक है, आपने प्रॉपर अपना खाना लिया, सब कुछ लिया. अब ऐसा नहीं होगा कि जितना भी न्यूट्रिएंट आपको अभी अभी मिला है उससे, मान लो आपको कुछ मिले होंगे कार्ब, कुछ मिले होंगे प्रोटीन, कुछ मिले होंगे फैट, तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही जितने भी कार्ब मिले हैं सारे के सारे अभी तुरंत यूज हो जाए. ऐसा कभी भी नहीं होता है. तो फिर आप बोलोगे मैम तो फिर क्या होता है, तो फिर होता ये है कि बॉडी इमीडिएटली सारे एनर्जी प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर लेती. बॉडी स्टोर करना जानती है. हमारी बॉडी क्या करना जानती है, स्टोर. जो भी हमने खाना खाया है वो क्या होगा, जो भी एक्सेस है या अभी जो भी एक्स्ट्रा है वो स्टोर हो जाता है. जनरली जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन, और या फिर फैट. तो तभी तो कहते हैं ज्यादा खाओगे ज्यादा मोटे होगे, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा फैट बनेगा, सब स्टोर होता जाएगा एडिपोज टिश्यू में. तो इसीलिए वो स्टोर हो जाता है. अब आप बोलोगे मैम स्टोर क्यों हो रहा है, तो स्टोर इसके लिए हो रहा है कि एक बार खाना खा लिया आपने, अभी खाया, अब अगले 6 घंटे आपको भूख ऑटोमेटिकली नहीं लगती. क्यों नहीं लगती, क्योंकि अभी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था वो ब्रेक डाउन करके बॉडी को एनर्जी देता जा रहा है. अगले 6 घंटे बाद जैसे ही वो ग्लाइकोजन रिजर्व्स खत्म होंगे आपको फिर से भूख लग जाएगी. आ गया सारा मैकेनिज्म समझ में. तो इसीलिए जो बॉडी होती है वो स्टोर करती है फूड प्रोडक्ट्स को एज ग्लाइकोजन. Their mode of nutrition is holozoic, ingestion of food. अब मैं आपको ये बात बहुत दिन से और बहुत स्टार्टिंग से समझा रही हूँ. क्या समझा रही हूँ मैं आपको कि हेट्रोट्रॉपिक मोड जो होता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड, उसमें क्या क्या वेरियस मेथड्स हो सकते हैं न्यूट्रिशन के. तो पहला तो उसमें क्या होता है, पैरासिटिक. तो पैरासिटिक क्या होता है, आज ये लास्ट टाइम बता रही हूँ, अब नहीं बताऊंगी फिर से. देखो जो हेट्रोट्रॉपिक होता है उसमें एक तो सबसे पहले हो सकता है पैरासिटिक. तो पैरासिटिक का क्या मतलब होता है, पैरासिटिक का मतलब होता है कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी एक पैथोजन है या कुछ भी है, वो लिविंग सेल से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है. लिविंग सेल को, किसी भी लिविंग सेल को होस्ट बनाया और उससे अपना सारा न्यूट्रिशन ले रहा है. तो पैरासाइट क्या हो जाता है, पैरासिटिक मोड हो गया जिसमें लिविंग सेल को होस्ट बनाते हैं, लिविंग सेल को. दूसरा मोड क्या होता है, सैप्रोफिटिक. दूसरा क्या होता है, सैप्रोफिटिक. अब आप बोलोगे मैम सैप्रोफिटिक है, तो सैप्रोफिटिक में किसको अपना वो बनाएंगे खाना, डेड सेल्स को. किसको, डेड सेल्स को. तो जैसे कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है या कुछ भी हो गया, उनको जो उस पर जो फीड करते हैं दैट आर सैप्रोफाइट्स. दैट आर सैप्रोफाइट्स. लिविंग सेल पे करेंगे तो पैरासाइट्स, डेड पे करेंगे तो दैट आर सैप्रोफाइट्स. थर्ड इसमें मोड होता है होलोजोइक. होलोजोइक. तो होलोजोइक से हम क्या समझते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंजेक्शन ऑफ फूड. होलोजोइक वो मोड होता है जिसमें जो आपका फूड है एक्चुअल में उसको आप इंजेस्ट करते हैं, उसको प्रॉपर एक वो डाइजेशन वाली प्रोसेस से होके और फिर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है. फूड का इंजेक्शन, स्वालो, इंजेक्शन हुआ, दैट कम्स अंडर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है. तो ये सारे मेथड्स किस में आते हैं, ये सारे these all falls under heterotropic mode of nutrition. क्या क्या, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक. इज दैट क्लियर. तो यहाँ पे यही बात लिखी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक, एंड होलोजोइक फॉल्स अंडर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, वेरी क्लियर. They have a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. ये हम animal kingdom पढ़ रहे हैं. So they have a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. तो अगर आप बात करोगे किसकी,
ह्यूमंस की बेसिकली, अगर ह्यूमंस या कोई भी एनिमल की हम बात करते हैं तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन एज। अगर हम अपने, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, अब मेरी हाइट तो नहीं बढ़ रही, और मैंने इतनी हाइट अटेन कर ली थी एट द एज ऑफ 17 और 18 ईयर्स, अब लेकिन मेरी हाइट और नहीं बढ़ रही है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ, एक प्लांट था जिसको मैंने अपने बॉर्न ईयर के टाइम लगाया था, ठीक है, जब मैं पैदा हुई थी तब मैंने वो पौधा लगा लिया था, तो वो पौधे की हाइट तो अभी भी बढ़ती जा रही है, अब वो पेड़ बन चुका है इतने सालों में और अभी भी वो बढ़ रहा है, लेकिन मेरी हाइट तो अब नहीं बढ़ रही। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनेट होती है। कैसी होती है? इनडेफिनेट, मतलब वो लाइफ लॉन्ग होती रहती है। और अगर मैं बात करूं एनिमल्स में, तो एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है? डेफिनेट शेप एंड साइज, एक डेफिनेट अमाउंट होगा, एक डेफिनेट ड्यूरेशन में ग्रोथ होगी, लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस नहीं होगी। इज दैट क्लियर? यस। हायर फॉर्म शोज सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। अब इससे क्या समझ में आया? हायर फॉर्म्स। अब एनिमल किंगडम जब हम डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर 4 में, तो आप उसमें देखोगे डायरेक्टली हम नहीं बन गए, हम तो बहुत एडवांस हैं, हम एनिमल किंगडम के मोस्ट एडवांस वर्जन है, ठीक है, मोस्ट एडवांस। अब आप बोलोगे मैम अगर हम मोस्ट एडवांस हैं तो फिर कुछ बेसिक मॉडल भी तो आया होगा ना, सब टॉप मॉडल हम है, तो बेसिक मॉडल कौन है? तो बेसिक मॉडल में आ जाएंगे पॉरीफेरा इनवर्टिब्रेट्स, पॉरीफेरा, सीलोन्ट्रेटा, टीनोफोरा और बहुत कुछ जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। तो हम तो बहुत एडवांस हैं, लेकिन अब जो लोअर ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स में ही, जो लोअर कैटेगरी है नीचे, जो अभी बहुत कम डेवलप हुए हैं या बहुत अर्ली स्टेज में थे वो लोग, तो उनमें भी क्या होता है, थोड़े थोड़े न्यूरॉन्स देखने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा वैसा। हम तो फिर बहुत हायर है, तो हम में तो एक प्रॉपर फुली डेवलप न्यूरल सिस्टम है। तो इसीलिए यहाँ पे बात लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ देम आर हायर फॉर्म्स ऑफ शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। तो हमारा सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म काम करता है, इंफॉर्मेशन मेरे नर्व्स के थ्रू मेरे ब्रेन तक जाती है, एनालाइज होती है, वापस से क्या रिस्पॉन्ड करना है वो सिग्नल्स वापस आते हैं और होता है। कैसे? जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, आप अचानक से बैठ के मेरी वीडियो देख के आप पढ़े जा रहे हो, बस पढ़े जा रहे हो, आपका कोई ब्रदर या सिस्टर कोई भी उसने आपके साथ प्रैंक करना चाहा और उसने कुछ नहीं तो लाके ऐसे एक आपका हाथ उठाया, आप तो अभी इतने अनकॉन्शियस मुझे देख रहे हो कि आपको इधर दुनियादारी की खबर ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई में इतना ज़्यादा बिजी हो, आप लगे हुए हो कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। आपके भाई या बहन ने आपका ऐसे करके हाथ उठाया और एक गरम किसी चीज़ पे आई मीन आयरन पे उसने ऐसे करके लगा दिया, आप आयरन लिया और आपका हाथ ऐसे करके रख दिया। अब क्या होगा रिस्पॉन्स? चलो सोचो जल्दी। आप आयरन के ऊपर हाथ रख के बैठे रहोगे कि फटाक से ये वाला स्टिमुलस होगा, जल गया हाथ, ये वाला होगा कि आप रख के बैठे रहोगे? चलो बताओ जल्दी से। ऑब्वियसली सेकेंड वाला होगा, आप फटाक से हाथ हटाओगे। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जैसे ही आपकी स्किन उस गर्म आयरन के कांटेक्ट में आई, आपका स्किन का सरफेस, वैसे ही यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। और यहाँ से वो सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल लेके जाते हैं वो होते हैं हमारे कौन से? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पहुँचा? हमारे ब्रेन में पहुँचा, ब्रेन में पहुँचा और ब्रेन में फटाफट एनालिसिस हुआ कि एक्सक्यूज मी आप क्या कर रहे हो, आपने गर्म चीज़ पे हाथ रखा हुआ है, हटाइए नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो वहाँ से ये जो एनालिसिस आया, क्या? हाथ हटाओ, ये वाला सिग्नल वापस से ऐसे चल के आपके हाथ में आया और आपका ये वाला एक्शन हुआ। तो जो सिग्नल लेके आते हैं जो न्यूरॉन्स वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और जो सिग्नल लेकर जाते हैं वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो हायर, अब हम एनिमल्स ही है ना, तो एनिमल्स में जो हायर फॉर्म होता है उसमें वेल डेवलप्ड सेंसरी एंड मोटर न्यूरल सिस्टम होता है। इज दैट क्लियर? यस। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। तो ज्यादातर एनिमल किंगडम की देखो कैरेक्टरिस्टिक यही है, अगर आप प्लांट किंगडम से कंपेयर करके करो तो आपको बहुत ईजी लगेगा। प्लांट जो होते हैं वो कभी मूव नहीं करते, दे आर इमोबाइल। और अगर हम अपनी बात करें एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोबाइल इन द सेंस कि वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं मूवमेंट के थ्रू। मैं यहाँ भी जा सकती हूँ, मैं अभी चल के यहाँ भी आ सकती हूँ, मतलब आई हैव द केपेबिलिटी टू डू लोकोमोशन और टू चेंज माई पोजिशन। ओके, this comes under locomotion. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. और क्या कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल किंगडम की? एनिमल किंगडम में मोस्टली सबसे अगर हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन उनमें होता है सेक्सुअल टाइप का। कैसा होता है? सेक्सुअल टाइप का।
तो जहाँ पे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट बनता है, मेल बॉडी में मेल गैमेट बनता है, कॉप्यूलेशन होता है और दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब जो अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आपको अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। साथ ही साथ में जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें हम कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो आप देखेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।